हेलो एवरीवन, नीट 2024 वालों के लिए टारगेट है 5 मई, सबको पता है। पार्ट 3 में आइए फटाफट से कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले दो पार्ट में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन मेरा ऐसा मानना है कि नीट 2024 में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिस इज द वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड अनिरुद्ध वालिया फॉर दिस नीट 2024। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन आयंस की बता दीजिए पानी के अंदर। दोस्त, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो सुपर आयंस है ना, वो हमारे पास ये हैं: लैम्डा एम नॉट, ये H प्लस और OH माइनस, ये बहुत बढ़िया कंडक्टिविटी रखते हैं। यानी कि ध्यान रखना, H प्लस और OH माइनस की कंडक्टिविटी बहुत शानदार है। इनमें भी आपको बात करूं तो H प्लस की कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो यानी OH माइनस आगे आना चाहिए। यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब सारी दिक्कत है कि यार ब्रोमाइड क्लोराइड में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हुई। मैं ऐसी बात कर लूं कि देखो, लॉजिक लगाना है तो क्लोराइड का मैं कहूँ, क्लोराइड का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन ज्यादा हो गया होगा, तो टेंडेंसी कम हो गई होगी कंडक्टिविटी की। इसीलिए करेक्ट आंसर सेकंड है। इसीलिए करेक्ट आंसर सेकंड है। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन मैंने कहीं और से नहीं, एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज का डेटा दे रखा था और क्वेश्चन बना डाला। देखो, OH माइनस की कंडक्टिविटी 199 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, फिर सल्फेट की है 160। देन क्लोराइड और ब्रोमाइड में जो डेटा ज्यादा कहता है वो ब्रोमाइड का कहता है। आप ये चीज ध्यान भी रखेंगे और आप पाएंगे कैटायंस के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर कैटायंस को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। H प्लस है, और दोस्त H प्लस के बाद जो मैं कहूंगा कैल्शियम 2 प्लस है, फिर मैग्नीशियम 2 प्लस है, फिर कैल्शियम प्लस है, फिर फिर पोटाशियम प्लस है, देन सोडियम प्लस है। आप कैटायंस के लिए भी ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है नीट के पेपर के अंदर। फिर मत कहना निरुद्ध वालिया सर ने बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने। चलो 52 की तरफ चलते हैं। 52 क्या कहता है? जिरकोनियम और हॉफनियम है सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा 4D सीरीज और 5D सीरीज का रेडियस, 4D और 5D सीरीज का रेडियस लगभग बराबर निकल कर आता है दोस्त। लगभग बराबर निकल कर आता है। उसका रीजन सिर्फ एक ही रहता है, विच इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। विच इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे और पता भी रहता है स्टूडेंट्स को। आसान क्वेश्चन है। 53 कहता है कि कौन सा आयन रोटन एग की स्मेल देगा, सड़े अंडों की जैसी स्मेल। मैं आपको बता देता हूँ, H2S की जो स्मेल होती है ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की, वो सड़े हुए अंडे की स्मेल है। सड़े अंडे की स्मेल है। तो सर सल्फाइड आयन सेम मिलेगा ना H2S, सल्फाइड आयन सेम मिलेगा ना दोस्त H2S। यदि आप ऐसा सोचकर देखना, आपके पास यहाँ अनायन है, अनायन है सल्फाइड आयन। यदि उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दूं, तो ये सल्फाइड आयन H2SO4 से H लेकर के H2S गैस लिबरेट करेगा। उसकी स्मेल किसकी तरह हो जाएगी? सड़े अंडे की जैसी स्मेल हो जाएगी। डायरेक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं से भी। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है बनने वाले प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताइए। बहुत बहुत सुटेबल क्वेश्चन है नीट के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत सुटेबल है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्त, आप ऐसा मान के चलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे बिफोर योर नीट एग्जाम। तो इसलिए आप इन सारे पार्ट्स को बहुत ईमानदारी से वन बाय वन कवर करते हुए चलना। हर क्वेश्चन कुछ नया यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एक्चुअल नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया रखता है। क्लियर है क्या दोस्त? क्या है कि सारे क्वेश्चन दोस्त, ये सारे क्वेश्चन आपके एक्चुअल नीट में आने की बढ़िया प्रोबेबिलिटी रखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कहता है कि एसीटोन की रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवा, इथाइल का पार्शियल माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। ओ पर कैसा चार्ज? माइनस। क्या यहाँ दो कार्बन लग गए? लग गए। अब अगली स्टेप में O माइनस को H दे दीजिए, ध्यान से सोचो। तो ये OH बन गया। अब इसका IUPAC नेम लिखना है तो कोई बहुत मुश्किल काम को, ये 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल है, प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन टूल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट वालों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि आप बायो बैकग्राउंड से और आपने काफी सारी चीजें विटामिन के रिगार्डिंग पढ़ रखी होती हैं। फिर भी क्वेश्चन देखेंगे कि RBC रेड ब्लड कार्बोसेल्स की डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, कौन से विटामिन के कारण ये डिजीज हो रही होती है। मैं यहाँ पर चारों विटामिन के रिगार्डिंग विटामिन B2, B12 दैट इज B12, B6,
एंड B1, चारों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बातें आपको जरूर बताता हुआ चलता हूँ। सुनिएगा, आप ध्यान भी रखना। आंसर तो नो डाउट आंसर सेकंड हो जाएगा, विच इज विटामिन B12। विटामिन, मैं आपको थोड़ा बहुत और बताता हूँ। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आप जैसे मान लो किसी को हो तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे भी लग जाता है, क्योंकि ना जैसे मान लो आप सुबह उठे और आपको थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है, मतलब आप थोड़ा थका थका फील कर रही हैं, यानी आरबीसीज की कमी है शरीर के अंदर, इसलिए थोड़ा लथार्जिकपन है, थोड़ा आलस है, थोड़ा थकापन लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं सुबह उठते हैं तो। अब इसका सोर्स क्या है? अच्छा खासा सोर्स तो यार नॉन वेज है, पल्सेस प्रोटीन्स वगैरह इनटेक बढ़ाते हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। चलो हम एक एक डेफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, राइबोफ्लेविन causes चिलोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। और B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया, विच इज आरबीसी डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन, खून के अंदर आरबीसी की नंबर कम हो जाता है, जिससे ये डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। विटामिन B6 का टेक्निकल नाम है, केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन कॉजेज कन्वल्शंस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कन्वल्शंस कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B1, थायमिन, थायमिन की डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती और रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, विच इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखना, ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। एनसीईआरटी से फ्रेम्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान की कैटेगरी में रहता है। क्वेश्चन कहता है कि आप ना एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सोच के देखो, एसिटिक एसिड के लिए क्या क्या चाहिए? CH3CO माइनस और H प्लस चाहिए क्या? मैं ऐसा लिखता हूँ CH3CONA प्लस HCl। अब सोचो CH3CO और H, यहाँ से एसिटिक एसिड मिल गया, एक्स्ट्रा कौन है? Na और Cl, तो इसको घटा दीजिए, किस में से? NaCl से। सारे डेटाज आपके सामने है दोस्त, कौन कौन से मैं लिखता हुआ चलता हूँ। 91 प्लस 426.16 माइनस 126.45। क्या रफली सोचूं, रफली सोचूं तो 300, 426 में से 126 गया तो यार 300 बच गया, 300 में 91 जोड़ दूंगा तो 390.71 आंसर हो गया। क्या साइमन? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक आसान क्वेश्चन बट एक सुटेबल क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। पता लगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा पाया है, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, चाहे फिर वो क्वेश्चन बायो में आए, चाहे फिर वो फिजिक्स में आए, चाहे फिर वो केमिस्ट्री में आए। अब करना कैसे? इंडिविजुअल स्टेटमेंट को पढ़ो आप। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट 1 देखो क्या कह रहा है। कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इस ऑर्डर के अंदर। सोचकर देखना, ये HF वाला बॉन्ड है, ये HCl का बॉन्ड है, ये HBr का बॉन्ड है, और ये HI का बॉन्ड है। क्या मैं कहूंगा टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करिए तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर गई क्या? बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ चाहिए? HI वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा क्या? और आसानी से H प्लस दे देगा और I माइनस दे देगा। तो यार एसिड का मतलब ही यही है ना कि यार कौन आसानी से H प्लस दे देता है, यानी ये ऑर्डर तो, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्या? चलो अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। As the size of element fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group, bond strength decreases, so the acidic strength increases। और यहाँ यही बात तो हमने एक्सप्लेन की, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता, बट क्वेश्चन कह रहा है बस इंडिविजुअल स्टेटमेंट बता दो, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्त इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? एकदम, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं। पता लगा? यहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा था कि यार ये गिवन स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। ये एनसीईआरटी से ही फ्रेम क्वेश्चन, बहुत पहले ये एम्स में आया भी हुआ क्वेश्चन है, बट आसान है। क्वेश्चन कहता है कि पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो है नई दिल्ली के अंदर, ब्रॉडकास्ट करता है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर किलोहर्ट्ज में। वेवलेंथ बता दो। यार ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं यूं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी इंटू लेमडा। लेमडा को लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी है 1368 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8। क्या देखो यार, रफली रफली इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले तो। देखो डेटा जो आएगा वो लिख देंगे, 1368 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रफली 456 के आसपास है क्या? किलो हर्ट्स है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ। देखते हैं, या
फॉर्मूला चेंज है क्या? हाँ, क्योंकि देखो हमने फॉर्मूला ही उल्टा लिख दिया है। इसका पता है क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? आप यूनिट से भी चेक कर सकते हैं। कैसे भाई? फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/सेकंड है क्या? और ये क्या है? मीटर पर सेकंड है क्या? तो ये तो वेवलेंथ की यूनिट 1/मीटर आ गई, यानी ये बात तो गलत हो गई क्या? दोबारा करेंगे यार। कई बार आदमी जल्दबाजी में फॉर्मूला गलत लिख देता है, बट कोई नहीं। कैसे आइडिया लग गया? डिवाइड किया वो नंबर ही नहीं आ रहा, डिवाइड किया वो नंबर ही नहीं आ रहा। चलो फॉर्मूला सही लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाई लेमडा। क्रॉस चेक भी करना है तो ये 1/सेकंड है क्या? ये मीटर पर सेकंड है क्या? और ये मीटर में रहेगा, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट्स चेक हो गई। जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो यूनिट एंड डायमेंशन, काफी सही चैप्टर है, उससे काफी चीजें पता लग जाती हैं। चलो, तो वेवलेंथ के लिए सी बाय फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा। सी इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 × 10⁻³ अब इसको रफली डिवाइड कर देते हैं। मैं ऐसा कह दूं कि 3000 को डिवाइड कर दो 1368 से, तो रफली ये कुछ ऐसा आ गया 2.19। 2 × 3000 है तो 10⁻5 रह गया, तो 200 रह गया क्या? अब मैं इंटू 100 कर दूं तो रफली रफली आपके पास डेटा जो आएगा 219.2 मीटर के आसपास। हालांकि इन्होंने डेटा, ये आंसर्स जो दिए ना बहुत गंदे दिए हैं, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, है ना। और मैं रफली यार इसको है ना ऐसे लिखता हूँ, 2.29 है ना, तो रफली इसको 3 की तरफ भेजना चाहूंगा। इसको रफली 3 की तरफ भेजना चाहूंगा। हालांकि इतने बेकार ऑप्शंस होने नहीं चाहिए, 219.3, 219.2। इसको चेंज कर देते हैं, इसको है ना 229 कर देते हैं। तो इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं होंगे इन द एक्चुअल मीन्स, है ना। क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे, 219.29 था, मैंने रफली टिक कर दिया 219.3। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। कहता है कि कुछ सॉल्यूशंस हैं, रिजॉल्व किया है सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन को, ग्लूकोज को है, यूरिया को डाला है 250 ml में, सुक्रोज को डाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर बता दीजिए। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास ICRT रहेगा। क्या मैं कंसंट्रेशन को ऐसे लिखूंगा, मोल्स बाय वॉल्यूम? कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मोल्स बाय वॉल्यूम। तो उसे ध्यान से सोचकर देखना, मोल्स बाय वॉल्यूम आप लिख रहे हैं, आर सेम है, टी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। 250, 250 ml, 250 ml सब सेम है। क्या आप मोल्स को ऐसा लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और ध्यान से जो 10 10 10 ग्राम है, तो ये सब भी सेम हो गया क्या? यानी आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। इतनी सी बात है क्या? चलो सोचते हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 रहता है। अगला यूरिया है, उसका वेट 60 रहता है। नेक्स्ट इज सुक्रोज, उसका वेट 342 रहता है। अपने को यार ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, तो यार सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिर फर्स्ट का आएगा, फिर थर्ड का आएगा, क्योंकि थर्ड का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पता लगा? क्वेश्चन आसान था, बट अपनों को करना आना चाहिए। क्वेश्चन हमने कैसे किया अटेम्प्ट? क्या आपको ये बात पता लग गई क्या? क्या दोस्त आपको ये बात पता लग गई क्या, कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें भी आपको सीखनी आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना दे रखा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे रखा है, करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। देखो दो ग्राफ्स मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ दो ग्राफ। ये ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, और एक कर्व कुछ ऐसे है, ये ए से बी। अब सोचो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक एंड दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। अब सोचो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो बी वाला पार्ट नीचे रहेगा क्या? वो थर्ड ऑप्शन में है क्या? सिर्फ डायरेक्टली भी कर सकते थे वो थर्ड ऑप्शन में दोस्त, ये दोनों तो सेम हो गए क्या? देखो ध्यान से, क्या आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन को करेंगे, आपको एक्सोथर्मिक ग्राफ देखना आता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर लेंगे। डेल्टा एच नेगेटिव है, आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 61 देखना। स्ट्रॉन्शियम सल्फेट को मिक्स किया गया है कंसंट्रेटेड HCl के अंदर, तो फ्लेम टेस्ट आ रहा है। तो उसमें आपको बता देता हूँ उस फ्लेम का कलर, कलर क्या रहेगा। मैं आपको सारे सारे मेटल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कलर बता देता हूँ। सोडियम, लिथियम, स्ट्रोंशियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। ठीक है। सोडियम का कलर है येलो, क्रिंशम ये लिथियम और स्ट्रोंशियम का कलर है क्रिम्सन रेड,
पोटाशियम का कलर है वॉयलेट, ये भी वॉयलेट के करीब रहता है, ब्लूइश वॉयलेट रहता है। सीजियम इज ब्लू, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम टेस्ट नहीं देते हैं। कैल्शियम इज ब्रिक रेड, ईट की तरह लाल है। ये एप्पल ग्रीन है। कुछ एप्पल्स देखे हैं जो ग्रीन कलर के दिखते हैं, जिनकी कोटिंग थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन रहती है, बस वही एप्पल ग्रीन नाम है, नाम से आप ध्यान रख सकते हैं, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पूछता है वो तो। अब जैसे इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि यार स्ट्रोंशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम देखते ही आप कलर क्या चिपका देंगे, क्रिम्सन रेड चिपका देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। चल 62 की तरफ चलते हैं। कहता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, वो कुछ खतरनाक सा कंपाउंड है क्या? ना ना, आसान क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि डायरेक्ट ही याद रहता है कि यार ये क्या कह रहा है, फिर भी आपको याद नहीं तो भी काम चल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। कहता है कि यार इसके अंदर आप बताओ कि कैसा लिगेंड है, पहली बात तो कैसा लिगेंड है ये आपको बताना है, और कौन कौन सी डोनेटिंग साइट्स हैं ये आपको बताना है। दो चीजें पता लग गई, मैं आपको बता देता हूँ। EDTA4- इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब देखो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाऊँ ना, आप खुद ही आंसर बता देंगे, मेरे को बहुत ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत रहेगी नहीं। देखना, CH2CO-, 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 and this is again CH2CO-। अब सोचते हैं, इथाइलिन ये रहे दो कार्बन, इथाइलिन, डाइअमाइन दो अमाइन, एनोरेन दो अमाइन, टेट्रा एसीटेटो 4 CH3, ये CH2CO- ग्रुप दिख गए। अब सोचो डोनेटिंग साइट्स कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर, 4 साइट्स ये रही ऑक्सीजन वाली। इस एडीटीए में 4 साइट्स कौन कौन सी, सॉरी 6 साइट्स कौन कौन सी हैं। 4 तो ऑक्सीजन एटम है, 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम है, इसीलिए 6 डोनेटिंग साइट्स हैं। हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन आंसर। स्ट्रक्चर के साथ याद रखोगे तो अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। मीन्स ये नीट में क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर लोगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्लियर है क्या दोस्त, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 63 से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? 0.02 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का दोस्त। Na2SO4 को तोड़ूं तो ऐसे टूटेगा क्या, 2Na++ सल्फेट आयन। चलो, आई का वैल्यू आप ऐसे लिखते हैं 1+n-1 इंटू अल्फा। 1+ कितने आयन में टूट गया, 3, 3-1 इंटू अल्फा कितना, 90%। तो ये 1+2 इंटू 0.9 है क्या, ये 1.8 2.8 है क्या, 2.8 है क्या दोस्त? अब तुम लोग को करना क्या है, अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन यूज करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज करके आप आंसर फाइंड कर लेंगे। देखना आप कैसे। पाई इक्वल्स टू ICRT लिखूं, आई का वैल्यू कितना 2.8, कंसंट्रेशन 0.02, ये वाला वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन। ये रफली सॉल्व करके 1.38 एटमॉस्फेयर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये रफली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर अराउंड 1.38 एटमॉस्फेयर। क्लियर, फॉर्मूला बेस था ये भी, बताना चाहिए आपको। 64 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना है SF4 का। तो SF4 के रिगार्डिंग आप स्ट्रक्चर देखना, SF4 के रिगार्डिंग सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन ये रहे, एक लोन पेयर। आप यदि हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d। अब sp3d से कौन सा शेप है, एक लोन पेयर के साथ ये सीशो शेप की तरफ जाएगा। दैट इज वाई आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ये टी शेप नहीं है, क्योंकि कई बार आता हुआ सवाल भी जल्दबाजी में गलत हो जाता है, जो आपको नहीं करना है। क्लियर है। चलो 65 की तरफ चलते हैं। कहता है कि कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल है दोस्त। ये पीओसी में ना प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, उसके अंदर ये जिक्र होता है। मैं चाहूंगा कि आपको प्यूरिफिकेशन टेक्निक आती हो, नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बता देना दोस्त, मैं पढ़ा दूंगा। बट नीट से पहले प्लीज छोड़कर मत जाना, पिछले 2-3 सालों से बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 2-3 सालों से बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन आ रहा है, आप गलती ना करना। अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को हम डायरेक्टली सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। जिनमें भी एच बॉन्डिंग वाला फैक्टर आ रहा होगा आप उन्हें स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहता है। क्लियर है। 66 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त।
ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि यार आपके सामने दो कंपाउंड्स है, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सबसे पहले आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइसोपेंटेन क्या है? 4 कार्बन है, सेकंड पर ब्रांचिंग है, दिस इज आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन 3 कार्बन और सेकंड पर 2 ब्रांचिंग। ठीक है, ये आइसो है, पेंटेन, ये नियोपेंटेन। दोनों आइसोमर्स हैं, हाँ, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। सही बात है। 1 कार्बन एटम इन आइसोपेंटेन इज 3 डिग्री। जी हाँ, ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई हैं? सही हो गई हैं दोस्त। दोनों की दोनों स्टेटमेंट तो मजाक मजाक में सही हो गई हैं। पता चला क्या? 67 को अटेम्प्ट करते हैं, क्या कह रहा है? कहते हैं यार वेवलेंथ बताओ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन सा ट्रांजिशन है? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन पता है कौन सा होगा? 3 से 4। 3 से 4। हाँ, तो यानी फॉर्मूला ये रहेगा क्या? 1/λ विच इज वेव नंबर इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। वेव नंबर हमें निकालना है, आर एच को एज इट इज पड़ा रहने दो क्योंकि ऑप्शन में आर एच आ रहा है। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू है 1, 1/3 स्क्वेयर माइनस 1/4 का स्क्वेयर। तो वेव नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आर एच 16 - 9 डिवाइडेड बाई 16 × 9। तो क्या सॉल्व करके 7 RH डिवाइडेड बाय 144 आपके पास आंसर आ गया क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट हाँ, हुआ कैसे है वो आपको आना चाहिए। मतलब मैं फिर कहूंगा कि यार बहुत ज्यादा आप परेशान मत होना यार, बहुत ज्यादा आप परेशान मत होना। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज याद है ना, आप क्वेश्चन को कर लेंगे। फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखते हुए जाना। पेपर में कभी पैनिक भी हो जाओ तो क्वेश्चन को थोड़ी देर समय देना, थोड़ा सा उसको समय देना, वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। थोड़ा सा समय देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। चलो 68 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि ग्रुप 15 में, सॉरी ग्रुप 14 में टेंडेंसी जो है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की नीचे इंक्रीज करती रहती है। जी हाँ, सुनने में तो सही बात लग रही है। ग्रुप 14 में ना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में यदि टॉप टू बॉटम जाऊं तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है क्या? NH2NP4, या सॉरी NH2NP2 है क्या? इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP2 है। दो का चेंज पता है क्यों आता है? जनरली +4 दिखाते हैं, अब ये NH2 वाला पार्ट है ना, ये इनर्ट हो जाता है क्योंकि नीचे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसीलिए 2 का चेंज आता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला पढ़ते हैं। हेवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 हैव इनएबिलिटी टू यूज NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल। यही बात मैंने बोली, ये जो इफेक्ट है ना, इसी इफेक्ट का नाम है दोस्त, इसी इफेक्ट का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक पेयर इनर्ट हो गया, ये जो पेयर है ना 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ये इनर्ट हो गया और पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर ज्यादा हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन पता लगा कैसे हम लोग को डील करना था। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 69, ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर नीट 2024 बाय अनिरुद्ध वालिया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन। दोस्त बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन याद रखते हुए जाना। एसिड यदि जब बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो सल्फाइड आयन प्लस वाटर प्लस H2O3 माइनस हाइपो का आयन बनाता है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। प्लीज ये रिएक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्त, डायरेक्टली आपको आनी चाहिए। 70 नंबर का क्वेश्चन, यू मान लेना ये क्वेश्चन भी मैंने ऐसा पाया है कि बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कहता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? आप याद रख लीजिए, CO, NO और N2O, ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड आप जरूर अपने कब्जे में कर लीजिए। ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स दोस्त आप जरूर कब्जे में कर लेंगे। आने वाला क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर? चलो 71 की तरफ चलते हैं।
कहता है कि सॉल्वेंट, देखो ये ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन बताओ सॉल्वेंट का, एक मोलल सॉल्यूशन है, तो उस एक मोलैलिटी जो होती है ना, मोलैलिटी 1 का मतलब कुछ ऐसा है क्या, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट है। अब अपने को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, कैसे कैसे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय पानी का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करो तो मोल्स आ गए, सॉल्वेंट के मोल्स 1000 डिवाइडेड बाय 18 प्लस सॉल्यूट के मोल्स कितने 1। सोचकर देखो ये डेटा ऐसा है क्या, 55.5 डिवाइडेड बाय 56.5, रफली 1 से कम हो जाएगा, और रफली 1 से कम एक ही ऑप्शन है क्या, 0.98। देखो क्वेश्चन मैंने अप्रूव किया, पर मैंने कैलकुलेशन नहीं की, कैलकुलेशन से मैं बच गया, बेसिक मैथ्स मैंने यहाँ पर यूज कर ली, तो उस मैंने बेसिक मैथ्स यहाँ पर यूज कर ली है। 72 नंबर का क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन बट आपको आना चाहिए। कहता है कि IF7 में पानी डालो तो क्या होगा, सोचना सोचना, भाई आयोडीन प्लस 7 में, फ्लोरीन पे -1 है, फ्लोरीन पे माइनस है तो पानी से H लेगा या OH, सर H, तो एक तो HF बन जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, HF। अब सेम ऑक्सीडेशन नंबर चिपकाना, +7 है, आप HiO4 चिपका दीजिए +7 के अंदर। मैं की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये वालिया का ही जुगाड़ है जो मार्केट में चलता है दोस्त, क्या, सुन लो, यदि कोई इनऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन ना आए, ना समझ में आए, और आपका मन है उसे अटेम्प्ट करने का, आप सेम ऑक्सीडेशन नंबर का प्रोडक्ट चिपका देंगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना, ये बात बहुत बहुत जगह वैलिड है दोस्त, बहुत जगह वैलिड है। आपके सामने कोई क्वेश्चन आए इनऑर्गेनिक का और आपको नहीं आ रहा समझ, तो कुछ ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का चिपका देना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर, चलो 73 पे चलते हैं। दो रिएक्शंस दे रखी हैं बैक टू बैक, कहता है कितने मोल MgO के बन जाएंगे, ये बताना है, इसके मोल्स कितने बनेंगे, बाय 0.5 मोल्स ऑफ KClO3 इज कंप्लीटेड, यहाँ कितने हैं 0.5 मोल्स रिएक्टेड विद, इज कंप्लीटली रिएक्टेड विद मैग्नीशियम व्हेन ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 0.5, अच्छा कितना मोल जो ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो रहा है ना, कितने मोल से, 0.5 मोल से। समझ के देखना, पहली रिएक्शन से 2 मोल से 3 मोल बन रही है, तो आधे मोल से कितने बनेंगे, मैं ऐसा लिख दूंगा 2/3 ऑफ हाफ, दैट इज 3/4 मोल ऑक्सीजन बनेगा क्या। अब 3/4 मोल को एज इट इज उठा के यहाँ रख दो, सोचो एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं, एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 3/4 से ऐसे लिखोगे 2/1 ऑफ 3/4, तो आंसर 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। क्या क्या हुआ, मैंने मोल मोल लगाया है दोस्त, घबराना मत, 2 मोल KClO3 से, 2 मोल KClO3 से 3 मोल बने, 2 मोल से 3 मोल बने, सवाल कहता है कि 0.5 से कितने बनेंगे, मैंने निकाली 3/4, 3/4 जितने बने वो सारे के सारे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में खर्च हो गए, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 3/4 से 3/2 आंसर। चलो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं GOC में ना, GOC के अंदर ऐसा देखा गया, ये दो टॉपिक्स बहुत स्टैंडर्ड रहते हैं, कौन कौन से दोस्त, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस बेसिक स्ट्रेंथ, इन दो टॉपिक्स को छोड़ कर ना जाना, छोड़ कर ना जाना, कौन सा बेस अच्छा है जो बाहर अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, बाहर अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा, ये रेजोनेंस में नहीं है ना, ये रेजोनेंस में नहीं है, और ये sp3 है, ये आसानी से डोनेट करेगा, ये रेजोनेंस में है दोस्त। मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर भी लिखना चाहूँ ना, ऑर्डर लिखवाऊंगा तो ध्यान रखना, 4 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, दोस्त आप ये ऑर्डर भी जरूर याद रखना, आप ऑर्डर भी जरूर ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है क्या, चलो 75 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि कौन हाइड्रोलाइज्ड आसानी से हो जाएगा, तो 4 एल्काइल हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड है, और उसमें हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस की, तो आपके माइंड में एक ही मैकेनिज्म चमकना चाहिए विच इज SN1, यानी आप कार्बोकेटाइन बना डालिए, जहां कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या फर्स्ट में कार्बोकेटाइन ये बनेगा, क्या सेकंड में कार्बोकेटाइन जो भी बनेगा वो ये बनेगा, थर्ड में जो भी कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा CH2+, और फोर्थ में जो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या वो 2 कार्बन के साथ ये बनेगा। अब सोचो, अब सोचो,
कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ है? अरे 1 मिनट, फर्स्ट और सॉरी थर्ड में पीएच नहीं CH3 है। जो ये देखा यार, ये तो सेम हो गई। यहाँ CH3 है। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ है? सर यहाँ 2-2 फिनाइल का रेजोनेंस है, तो क्या मैं सेकंड ऑप्शन आपका आंसर बोल दूँ क्या? जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन। फिर भी मेरे को ऑर्डर लिखना होता ना, तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर फर्स्ट में रेजोनेंस है, थर्ड में 3 अल्फा एच हैं, फोर्थ में 6 अल्फा एच हैं, इसीलिए पहले 4 आएगा फिर थर्ड आएगा। सवाल वाला कैसा भी सवाल पूछ सकता है, ऑर्डर का पूछे, ऑर्डर आपको आना चाहिए। डायरेक्टली एक ऑप्शन छाट के पूछे तो एक ऑप्शन निकाल कर आना, आपको आंसर देना आना चाहिए। क्लियर है क्या दोस्त? हमने 75 क्वेश्चंस निपटा लिए हैं। ये क्वेश्चन आप भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पार्ट 3 में हमने 75 क्वेश्चंस को निपटा लिया दोस्त। पार्ट 4 में मिलेंगे और बहुत सारे नए-नए क्वेश्चंस के साथ, यूनिक क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री। कोई भी सेगमेंट में डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं अगली वीडियो में।